US-led forces in Iraq committed gross human rights violations, including unlawful killings and arbitrary detention, and evidence emerged of torture and ill treatment. बड़ी स्टडी के बाद, बड़ी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, बड़ी कंफर्मेशन के बाद ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है. Thousands of Iraqi civilians were killed during armed clashes between US-led forces and Iraqi security forces on one side. So अभी तक, ये तो 91 की बात है, अभी तक ये सिलसिला चल रहा है. क्यों चल रहा है? ये बात मैंने पूछनी चाहिए. ये तो आसान है, अमेरिका को ब्लेम किया, उसने ये किया, ये किया. क्वेश्चन है कि इतने भी हम मजलूम नहीं है, इतने भी गैर मुस्लिम, इतने भी यतीम नहीं. We are about 1.5 billion Muslims, 57 countries हैं. लेकिन जिक्र करते हैं वैसे जैसे कि बिल्कुल एक दो मुल्क हैं यतीम कंट्रीज हैं. वो मार रहा है, पिटाई कर रहा है, रोते रहते हैं. हर वक्त मातम सुनता हूँ. लेकिन ये बात नहीं होती कि what is the role, attitude, responsibility of the Muslim elites and establishment which have been responsible for this country. That's a difficult question to ask. 1990-91 में I was in Washington. तो मेरा इसमें बहुत मेजर रोल था कि मैंने वाहिद इस वॉर को अपोज किया एज अ लॉयर, एज अ एडिटर ऑफ पेपर, क्रिश्चियन चैनल्स. टीवी में गया. दो सबसे बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उस जमाने में शिकागो में. उसमें दोनों के बाद मुझे आज़ाद मिला 1990 में, 91 एज ए क्वीन. तो इसलिए बता रहा हूँ पूरे अमेरिका में मैंने लेक्चर दिए इस इशू के ऊपर. 1991 में हमने आर्टिकल्स लिखे हैं, स्पीचेस किए हैं, हर यूनिवर्सिटी में, स्टेट डिपार्टमेंट को आते हैं. उस बेसिस के ऊपर मैं कुछ बातें लाना चाहता हूँ कि यही अरब एस्टेब्लिशमेंट, when it suited them, they helped Saddam attack Iran. यही अरब एस्टेब्लिशमेंट ने अटैक कराया था ईरान के 8 साल पहले. जब मरवाया दोनों को, उसके बाद सद्दाम हुसैन में कॉन्फिडेंस आ गया. उसने बयान दिया कि आई विल नाउ बर्न इजराइल. और ये जुलाई 1990 का आप देखिए यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स की कवर है. यू शुड लुक एट फैक्ट्स. ओपिनियंस और चीज़ें, आई थिंक फैक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. जुलाई 1990 का यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट उनका प्रीमियर, उनका कंजर्वेटिव पब्लिकेशन है, एज गुड एज टाइम इन न्यूज़. उसने कहा था कि आई विल बर्न इजराइल. उसी वक्त उसका टारगेट, और उस वक्त पेंटागन ने एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वॉर गेम प्ले की, लेड बाय जनरल शॉर्ट्सकॉफ, सिमुलेटिंग एन अटैक ऑन इराक. दैट वाज द प्लान सेट. और उस वक्त कुवैत को ऑर्डर दिया गया कि तुम अपनी ऑयल प्रोडक्शन टिका के मतलब बढ़ाओ ताकि ऑयल प्राइसेस कम हो. इतनी ऑयल प्राइसेस कम हो गई थी कि इराक ने वार्न करता रहा कि ना करें, अब डिस्ट्रॉय करेंगे अरब को. कुवैत ने नहीं माना. फिर इतनी प्रोवोक किया गया. फिर उसने, जैसे गोंदी साहब ने बड़ा अच्छा बताया, उसने एप्रिल गिलिस्पी को बुलाया. वो थी अमेरिकन एम्बेसडर. पहली बार बुलाया उसने कहा कि अगर हम कुवैत के खिलाफ एक्शन लेंगे, आप अमेरिका की क्या रिस्पॉन्स होगी. दिस हैपेंड इन जुलाई 1990. अप्रैल गिलिस्पी ने कहा ऑन रिकॉर्ड, उसने कहा कि वी हैव नो पोजीशन ऑन एन अरब टू अरब कॉन्फ्लिक्ट. हमारा कोई रोल नहीं. उसको शय मिल गई. उसने फिर आगे उसका प्रेशर हुआ. लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस्लामिक समिट ने मक्का में डिक्लेरेशन दी थी, रेजोल्यूशन, कि जिहाद इज द ओनली मेथड टू लिबरेट जेरूसलम. लेकिन उस क्राइसिस के दौरान इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मेट इन अक्टूबर 1990 इन डकार, सेनेगल. उन्होंने कहा जिहाद इज नॉट द आंसर. इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का यूनानिमस व्यू था जिहाद को ड्रॉप नहीं करते हैं एज ए मेथड फॉर रिजॉल्विंग ये इशू ऑफ जेरूसलम. अच्छा, उस वक्त इन्होंने फौजें कॉल की सऊदी अरेबिया में, डेथ स्टॉर्म के नाम दिया, और अमेरिकन आने लग पड़े. शेख बिन बाज, ये मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, इसमें कोई ओपिनियन की बात नहीं. ओपिनियन देना तो और चीज़ होती है. आई वांटेड टू नो द फैक्ट्स. शेख बिन बाज ने फतवा दिए जो अमेरिकन फौजें आ रही हैं सऊदी अरेबिया में, दे आर इन्वॉल्व्ड इन जिहाद. उसका फतवा था जो सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी. और जिस मुल्क में खंजीर खाना मना था उसमें टका के खंजीर खाया गया और चिड़ी नहीं पड़ती. उस वक्त कहा जाता था कि औरतें ड्राइव नहीं कर सकती. टका के ड्राइव किया अमेरिकन फीमेल सोल्जर, कोई नहीं बोला. तो कन्फ्यूशियस ने बड़ी ज़बरदस्त बात की. उसने कहा था कि व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर एट समवन, रिमेंबर दैट 3 fingers are pointing at yourself. ये आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर वक्त फिंगर पॉइंटिंग से काम नहीं बनता. थोड़ा बहुत चेक करना चाहिए क्या चीज़. मैं समझता हूँ कि इस इराक कॉन्फ्लिक्ट में बड़ी सीरियस कैजुअल्टीज हुई.
This crisis is as big as Hitler's opening World War II when he attacked Poland in September 1st, 1939. World War II start हुई and result हुआ end of the British Empire. मेरी अपनी thoughtful जो मैंने research की है, सोचा है कि जो 9/11 का जिक्र नहीं हुआ है, this is the biggest event जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ है. 9/11 is the beginning of the decline of America. उस दिन अमेरिका is a sole superpower. हम कहते हैं जी कि बड़ी विक्ट्री हुई, हमारी लीड हम कहते हैं बैठे होते हैं जी, रात को बैठते हैं जब हमारी लीड क्लास में ये डिस्कशन होती है कि आप किसकी माने, अब तो नहीं क्या कोई हाथ ही लगा सकता है. फिर इसी में डिस्कशन जाता है, सीरिया के ऊपर हाथ आएगा, देखिए सीरिया को हाथ नहीं आता, और फिर ईरान के ऊपर आएगा, देखते हैं ईरान के ऊपर हाथ नहीं आता, और फिर पाकिस्तान के ऊपर देखते हैं पाकिस्तान की मालिक का भाई, ये क्या सब ये बताएं हमारी का भाई, उनका वक्तों को पता नहीं असल मालिक अमेरिका की आ रही है. Because so far the most important Imran, the most important story has never been told. We used to talk of the fighting spirit. The fighting spirit showed by Muslim women and Muslim young men in Palestine, in Iraq, in Kashmir, and the fact which has not been mentioned, Chechnya का जिक्र नहीं हुआ, जो जुल्म ब्यूटन कर रहे हैं चेचनिया में, ये बहुत जरूरी है under the principles of इंसाफ and इंसानियत. It should be mentioned. इसका एक पैरेलल नहीं है. With the result, yes, ऑक्यूपेशन हुई है, चेचनिया की हुई है, इराक की हुई है, फलस्तीन की हुई है और कश्मीर की हुई है, लेकिन डिफीट नहीं हुई. The Muslim people still remain undefeated. एक इजरायली कर्नल ने लिखा था आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में, कर्नल लुत्फ, उसने कहा Israel has been destroyed by the Palestinian human bomb. This story has not been told. क्योंकि जो हमारी एलीट क्लास है, जिसके ऊपर हम इमरान के साथ कई सालों से डिस्कशन है, there are tigers at home, but when they go abroad, they become lions. अपनों से इतनी सख्ती और गैरों से इतनी नरमी. This is a double standard. This is a real problem. मेन प्रॉब्लम है इन एलीट क्लास की वजह से. एलीट्स का अनुभव होता है कि हमारे लोगों में लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ रिस्पेक्ट. That is why there is a lack of fighting spirit in Pakistan. Sorry, among the youth. Lack of confidence, lack of fighting spirit. क्रिकेट में भी देखेंगे आप, हॉकी में भी देखेंगे, हर मैदान में देखेंगे, बहुत जल्दी we came out very and we quit. That is one of the biggest threats. मैं समझता हूँ तीन threats हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर. एक तो मैं too much of it. कुर्सी में जो आदमी बैठता है उसको खुदा मानते, तो कोई हमारा किबला नहीं. Convenience is our God. हमारा खुदा ने बनाया लोड को, मतलब को, मुनाफे को. गुस्से में आदमी होते हैं उसको खुदा बनाते हैं. एक तो ये चीज़ है कि there is basically too much man. Secondly, there is too much मायूसी, बहुत जल्दी हम डिप्रेस होते हैं. Thirdly, there is too much मुनाफा, मुंह पे खुशामद पीठ पे चली जाती है. डबल स्टैंड्स बड़े. घर में एक हमारा और किरदार होता है, बाहर जाते हैं टोटल हमारा कैरेक्टर चेंज होता है. इस दानत की वजह से हमें सलाह मिल रही है. We are on the back foot because हमारे में बेसिक प्रॉब्लम है, we do not have the strength of character. हम हमेशा बातें करते हैं जी गवर्नेंस है जी, बेरोजगारी खत्म करें, एजुकेशन खत्म करें. ये बहुत कम स्ट्रेस है अबाउट बिल्डिंग द कैरेक्टर. वी लैक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. वादा खिलाफी टकाके होती है, लोगों से वादा करते हैं, टाइम पे नहीं आते, छोटी छोटी बातें बताते हैं, दरअसल कितने देते, टाइम पे नहीं आते, किसी से वादा किया वादा तोड़ते हैं, हक तलफी करते हैं, बिहेव गलत. शादियों में जाए, खानों में जाए, कोशिश होती है कि सत्यानाश करें दूसरे खाने का, दूसरे के चला से मिले. बाथरूम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते. These are basically serious character flaws जो इंडिविजुअल लेवल पे करेक्ट हो सकते हैं, बड़ी स्कीमों की जरूरत नहीं. पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि we have too much scheming, too much planning, too much manipulation, maneuvering, but very little serious. Schemers बहुत ज्यादा है, thinkers बहुत कम है. That is why in the battle of ideas we are not winning there, despite the fact that we have the law on our fact, we have the law on our side, morality on our side. We have the facts on our side because in professions like law, journalism, media, we have no presence at all. Why we get खाबे में घर बनाई बहुत बड़ी, $1 million, बात भी उसके $1 million होगा जी, वो इतना रिच है, उसकी इतनी गाड़ी है, घर में जो आदमी पड़ी है, ना बात नहीं मिलती आप. These are very, I think, serious problems which we have to fight. अच्छा, even in America जो हमारे वेस्ट में लोग बैठे हैं, कहते हैं पाकिस्तान जुड़ा, चलो मान लिया, चलो आप जो गए अमेरिका में अंग्रेजी भी सीखी, एक्सेंट भी आपने चेंज किया, कल्चर डेवलप, वहाँ भी प्रोड्यूस करें. नेम वन मुस्लिम जो है सीरियस हमारा कॉलमिस्ट या कुछ थिंकर. अच्छा, हॉलीवुड हम बात करते हैं मीडिया की, ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात होती है, हॉलीवुड का जिक्र नहीं होता.
Bollywood is the biggest media, unofficial media in America, because that's a popular media. जो educate करता है, inform करता है और ये entertain करता है. And also disinformation. Disinformation is the real challenge regarding Muslim causes. That is why the educated people in the West have the greatest amount of prejudice against the Muslims, because they have been systematically fed on a diet of hatred and lies and prejudice without it being challenged. A conversation with CNN and BBC now, you don't see Muslim thinkers coming up and speaking and competing. ये हमारा बहुत बड़ा फेल है. This was the strength of Iqbal and this was the strength of मैं कहता हूँ गाजी आज़म. उन्होंने 70 years पहले मेरे वाले साहब वाहिद आदमी हैं जो आजकल लिविंग है, last died delegate to the 1937 Muslim League Convention, जब मुस्लिम लीग रिवाइव हुई थी लखनऊ में. जब काजी आज़म ने पहना था ये अचकन शरवानी, तो काजी आज़म ने कहा था कि मिस्टर नेहरू, you think there are two parties, the British Raj and the Indian National Congress? No, you're wrong. There's a Muslim majority. उस 1937 Muslim League Convention में, where my father was there, sent by Lama, he and the उसमें काजी आज़म पास resolutions supporting the Palestinian cause. ये सोच है जो मुस्लिम साहब बता रहे हैं, absolutely correct. ये उनकी depth of thinking है. मैंने इसमें एक article भी लिखा. And that resolution supporting the Palestinians was repeated on March 23, 1940 when Qazi Azam passed the Pakistan resolution. Lama साहब की डेथ हुई है, वजह ये लोगों पे इतना impact है, because they will outlive everybody. They are immortal. ये temporary लोग नहीं है. Lama Iqbal, Imran, he died in April 21, 1938. October 21, 1937, 6 months before his death, when he was dying, he said, "My dream is to be arrested because I want to launch an agitation on behalf of the Palestinians, for the Palestinians." ये लामा साहब की मैं समझता हूँ ये उनका ग्रेट है. अब इसमें देखें कैजुअलिटीज क्या है. आई थिंक देयर सम वेरी मेजर कैजुअलिटीज आफ्टर 9/11 और ये आफ्टर ये इराक की कॉन्फ्लिक्ट. मैं समझता हूँ एक तो मुस्लिम एलीट्स डिस्क्रेडिट, they have been unable to defend and project and reflect the Muslim causes. They have been silent, the silence of the lambs. दूसरी OIC did not do anything. When it mattered, they remained silent. Thirdly, United Nations has failed. Kofi Annan was nowhere to be seen in Baghdad. अब अंदाजा करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ है, वो जो इराक जो अटैक हुआ है अनप्रोवोक्ड अटैक, इराक ने कोई अमेरिकन के ऊपर अटैक नहीं किया, इराक का 9/11 के साथ कोई इराक के साथ अल-कायदा के साथ सो कॉल्ड लिंक नहीं था, किसी ने इल्जाम नहीं लगाया. इराक के पास तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, टोटल अनप्रोवोक्ड वॉर, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2 पैरा 4 ऑफ द यूएन चार्टर. जो आप जर्नलिस्ट हैं प्लीज ये आर्टिकल पढ़ें ऑफ द यूएन चार्टर व्हिच इज द सुप्रीम इंटरनेशनल लॉ. आर्टिकल 2 पैरा 4 व्हिच प्रोहिबिट्स एंड फॉरबिड्स वन नेशन स्टेट ऑफ अटैकिंग अनदर नेशन. टोटल वायलेशन की है. यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल था चिड़ी नहीं, उसकी तो आवाज निकलती नहीं, बगदाद तक नहीं गया. उसे कंपेयर करें डैक हैमरशॉट के साथ जो 1961 में यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, गोंडी साहब, कॉन्गो में वो मिसाइल पर ट्राई टू हेल्प कॉन्गो. अच्छा कॉन्गो में बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं. कॉन्गो में लमोबा थे, ये प्रोग्रेसिव आदमी, ही वाज मर्डर्ड. अभी 2 दिन पहले डेथ हुई है मिस्टर जॉनसन, वाज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. ये पहली बार ये आई चीज अभी बात 2 दिन पहले उसने कहा था, आई वाज इन अ मीटिंग इन दिसंबर 1960 जब आइजनहावर ने कहा था कि लमोबा शुड बी किल्ड. दिस इज अ मैन, उसने ऑर्डर दिया था एलन डलस को जो सीआईए के चीफ. ये आइजनहावर का जो स्टेटमेंट थी, क्रिमिनल स्टेटमेंट थी, लमोबा शुड बी किल्ड. दिस इज एक तो मैंने बता दिया मुस्लिम लीड्स एजेंसी है, दूसरा है ओआईसी, थर्ड है यूनाइटेड नेशन, फोर्थ है अमेरिका. एक जब ये आपको याद होगा कि उसने जब प्लान थोड़ा सा बस प्लान बना था कि चेंज आएंगे, अब चेंज करेंगे, लोग हमें वेलकम करेंगे और ये दुनिया का सारा मैप हम चेंज कर देंगे. मतलब था कि पूरा मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल मैप लोग वेलकम कर, लोग कहेंगे सोल सुपर पावर, जो हमारी लीड क्लास कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड, जो खुदा को मानने वाले लोग मुसलमान कहते हैं सोल सुपर पावर. मैं शर्मनाक था. दैट शोज के इनमें इस्लाम तो है लेकिन ईमान नहीं. वो कहते हैं सोल सुपर पावर. जॉर्ज बुश ने फिरौनियत की सजा यहाँ ही मिलती है, अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम दिया यहाँ ही. जॉर्ज बुश ने May 1, 2003 on the battleship कहा था मिशन अकम्प्लिश्ड, वी हैव वन द वॉर. अब देखें आज की टाइम मैगजीन का पढ़ें क्लास 9/11 जो उनके मिलिट्री के जो आज के कैडेट्स हैं उनके ऊपर आर्टिकल आया. उन्होंने कहा वो डरे हुए हैं क्या बनेगा हमारा. उनके माँ बाप रो रहे हैं कि किस लिए हमें बचे, आपका क्या बनेगा.
इतनी दहशत है। तो ये विद इन अमेरिका ये स्प्लिट हो गया। विद इन अमेरिका 56% ऑफ अमेरिकन्स आर अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हिच वाज द बेसिस ऑफ देयर पावर इज शैटर्ड फॉरएवर। एग्जांपल, 2 दिन पहले एक सेस्ना प्लेन वाज फ्लाइंग ओवर वाशिंगटन, चीखे मार के चोर निकलो, व्हाइट हाउस 1 मिनट में क्लियर किया और यूएस कैपिटल 2 मिनट में क्लियर। लोग चीखे मार के सड़कों में निकले, पता नहीं वो भाग गए। और मैं वाशिंगटन का 6 महीने पहले, तो मैंने इंटरव्यू सुना एक अमेरिकन सेनेटर का, वो था डेटन मिचेल फ्रॉम मिशिगन। ओसामा बिन लादेन का स्टेटमेंट आई थी वो हेलिवरी डे। उसने कहा ये तो यहाँ अटैक हो रहा है, यहाँ अटैक करेगा। उसने कहा कि मेरा दफ्तर बंद कर दिया उसने अपना, जो उनका कांग्रेस का, वो भाग ही गया शहर से। तो ये तो हम लोग रियलाइजिंग कर रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ अमेरिका। और देखिए यूरोप के साथ स्प्लिट, उनका ख्याल था यूरोपियन यूनियन विल बिकम द हैंड मिडल ऑफ ओल्ड यूरोप हैज स्प्लिट फ्रॉम जर्मनी ने 90% पीपल मिशन में का सेंटर हो बेसिकली हिरियाणा फ्रॉम दैट। सो दिस कॉन्फिडेंस which America has is now known. Lastly, Israel को ख्याल था कि इजराइल बेनिफिट करेगा, इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, उसके बाद उनके खिलाफ और अटैक्स पर उनका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नसल का खत्म हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्लो मोशन, एक तो शैटरिंग ऑफ द स्टेटस को, दूसरी बात है ये स्लो मोशन बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर, स्लो मोशन वर्ल्ड वॉर। मैं समझता हूँ अल्टीमेटली कि इसमें ये मुस्लिम मासेस की इवेंचुअली क्योंकि दे हैव नॉट गिवन अप द फाइट। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ एट द एंड ऑफ द टाइम डू नॉट गिव अप। और मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा पिकअप करें, क्योंकि ये बैटल ऑफ आइडियाज़ है, इसमें हमें कोई ब्लॉक नहीं करता वेस्टर्न में जाएँ, रिसर्च करें लैंग्वेज में, हमें कोई ब्लॉक नहीं करता कि आप अखबारें पढ़ें, हमें कोई ब्लॉक नहीं करता थिंकर्स, उसमें आप नहीं जाएंगे तो हमें बात पड़ेगी। इवेंचुअली ये बैटल ऑफ आइडियाज़, उसमें हमारी प्रेजेंस वेदर इट्स इन अमेरिका और इन पाकिस्तान इज वेरी पुअर। दैट्स व्हाई हम बड़ी जल्दी डिप्रेस हो गए। ये चीज़ें मैं समझता हूँ, इसलिए मैं ये लेनिन ने कहा था, आखिर में लेनिन को कोट करता हूँ गोइंडी साहब के लिए। लेनिन जब एग्जाइल में, दिस इज द लास्ट मोमेंट इन ज़ूरिख, उसने कहा था समटाइम्स decades pass and nothing's happened, but sometimes weeks pass and decades happen. This is the historic time. Let it not be said.